नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जो कल बताया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपील के हवाले से आज फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने भी वही किया जो कल बताया था। सदर मुमलिकत अकेले रह गए, कोई उनसे ताउन पर तैयार नहीं। सदर अब जवाबी तौर पर क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तोशाखाना केस की समाअत थी। तोशाखाना केस में जो अपील है इमरान खान की, जिसे रिमांड बैक किया था जिन मामला को, यानी केस के मेरिट्स पर बात करना, हक के दिफा के हवाले से बात करना और इस किस्म के मामला के अदालत की ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं जहां वो केस देने समात और जिसने फैसला सुनाया। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये हिदायत की थी कि वो आज इस मामले की समाअत करे और फिर आज 2 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये समाअत रख भी ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी थी कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ गया। लतीफ़ खोसा जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाल दे रहे थे, वो दौड़े दौड़े पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और वहां जाकर फिर उन्होंने दलाल दिए। अदालत ने एक मुख्तसर समाअत की, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंक्लूड नहीं हुआ था मामला, तो अदालत को सुप्रीम कोर्ट को मुलतवी करनी पड़ी समाअत। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या जल्दी थी, बंदियाल साहब ऐसा क्या चाहते थे, आज की समाअत क्यों रखी गई? ये बहुत सारे अहम सवालात हैं। इस पर मेरी राय तो ये है कि बंदियाल साहब को इससे गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि ये दबाव के जुमरे में आता है। और मैंने कई माहिरीन से बात की तो उनका भी यही ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये काम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एक दबाव रखने के लिए था कि जो उनकी गुज़िश्ता रोज की ऑब्जर्वेशन थी, उनकी रोशनी में आज वो मामला खत्म कर दिया जाए, यानी सजा ही खत्म हो जाए। बहरहाल इस पर देखते हैं क्या होता है आगे। मेरे साथ इस वक्त इदरीस अब्बासी साहब मौजूद है। ये बहुत एनर्जेटिक नौजवान रिपोर्टर हैं और बहुत अच्छे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर कर रहे हैं, बहुत तवज्जो से कवर करते हैं। इनसे जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। इदरीस, आज की तरह अहवाल बताएं कि अदालत का मूड क्या था, इमरान खान के वकला का मूड क्या था, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? सर पहले तो बहुत शुक्रिया, एक तो आपने जो थोड़ी तारीफ की काम के हवाले से उस पर बड़ा मशहूर हूँ। और सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से किया, वो एक तरह से प्रेशर डेवलप करने के लिए किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जो मुश्तमिल डिवीजन बेंच है कि उन पर प्रेशर डाला जाए कि ये आज ही इसका कोई फैसला सुना दे। मेन मामला ही जमानत का है कि सजा मुअत्तल हो, चेयरमैन इमरान खान साहब किसी तरह बाहर है। ये एक प्रेशर कल डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन आज उसको मामले को टेकअप किया गया। लतीफ खोसा साहब ने तकरीबन लगभग 1.5 घंटे के अपने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा साहब ने सिर्फ कल एक सिंपल बात की आके उन्होंने कहा कि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता था, मामला मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, वो सेशन अदालत को भेज सकता था, लेकिन बराह रास्त सेशन अदालत इसको टेकअप नहीं कर सकती थी। उसके अलावा बैरिस्टर गोहर आए, उन्होंने भी यही मामला किए, लेकिन जो लतीफ खोसा साहब थे उन्होंने 3 पॉइंट्स उठाए। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट उठाया अदालत की जुरिस्डिक्शन पर कि अदालत ये जो सेशन अदालत जिसने चेयरमैन इमरान खान को 3 साल की कैद और सजा सुनाई है, उस पर बराह रास्त वो समाअत ही नहीं कर सकता था, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं था। मामला सेशन अदालत ही करेगी, वो ही अदालत सुनेगी जो जिन्होंने ये केस किया, लेकिन ये मामला पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था थ्रू फोरम और फिर उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट सेशन जज के पास गया। ये एक लतीफ खोसा का एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो हक दिफा वाला मामला था कि यहाँ पर जब वहां पर सेशन अदालत में ये मामला चला था तो हम हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट ने वो मामला रिमांड बैक किया, वहां से हमारी अपील खारिज हुई, हम फिर हाई कोर्ट आए। ये 2 दफा इसका हुआ कि 2 दफा हाई कोर्ट ने सेशन अदालत को कहा कि इनको सुने। सेशन अदालत ने एक तरह से मौका भी दिया इनको कि आप अपना जो मौका है वो पेश करें। एक तो मामला था जो फहरिस्त, जो गवाहान की फहरिस्त दी गई थी, वो इनकी खारिज की गई, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपकी जो फहरिस्त है वो क्यों खारिज की गई, जिस पर जो लतीफ खोसा थे उन्होंने कहा था कि हमारी फहरिस्त इसलिए खारिज की गई कि उनका कहना था कि अदालत का ये जो मामला है, ये जो गोशवारे हैं या उनमें जो दी गई डिटेल्स है, ठीक है, उस हवाले से मामला है कि ये कोई टैक्स रिटर्न या उसका मामला नहीं है। जो गवाहान थे वो बेसिकली टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक के गवाहान थे, जिनका अदालत का मुतल्लिक जो सेशन अदालत है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो इन गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करना, एक तरह से केस को लिंगर ऑन करना है, तो ये उस अदालत का ऑर्डर था। तो ये लतीफ खोसा साहब ने भी बताया। दूसरी उन्होंने आखिरी ये सजा की कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल की जाए और उनको रिहाई का जो है वो दिया जाए। तो इस दौरान एक जो 2-3 पॉइंट जो बातें की गई थी कि एक तो 14 अगस्त को चूंकि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो कैदियों की सजा माफ कर देते हैं, तो उस पर लतीफ खोसा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जो इमरान खान है उनको 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है,
جس میں 6 ماہ کی قید معاف کر دی گئی ہے. صدر پاکستان نے 14 اگست کو معاف کر دی ہے عام قیدیوں کی بنیاد پر, کیونکہ عام قیدیوں کی معاف کی گئی تو ان کی بھی معاف ہو گئی ہے. تو باقی جو ٹائم ڈوریشن رہتا ہے وہ ہے, اور وہ درمیانیہ بھی کم ہے سزا کا, تو اس پر یہ سزا معطل ہو کے ضمانت دی جا سکتی ہے. یہ ایک لطیف کوسا نے پوائنٹ اٹھایا. اور ساتھ ہی جب الیکشن کمیشن کی باری آئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے وہی ساری جو چیزیں جو ماضی میں عدالت میں چلائی جاتی رہی, کہ جو بولی جاتی رہی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو گوشواروں میں لکھا, بیسیکلی جو معاملہ تھا کہ جو تحائف انہوں نے لیے تھے ان میں کوئی غلطی نہیں تھی, یا کوئی کہہ لیں کہ کوئی گناہ تھا کہ انہوں نے لے لیا, ان کا رائٹ تھا بینگ اے پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے وہ بیچے اور وہ انہوں نے گوشواروں میں نہیں شو کیے, جو ان کی ایک غلطی تھی الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق, کہ انہوں نے وہ اپنے گوشواروں میں جو سالانہ گوشوارے ہیں ان میں نہیں شو کی, اور ہر سال 4 بکریاں اور 1-2 گاڑی, ٹھیک ہے, 5 لاکھ روپے میں تمام جو پراپرٹیز ہیں, بنی گالا کا گھر ہے, لاہور کا گھر ہے, اس کی جو ورتھ ہے وہ 5 لاکھ روپے. یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا. الیکشن کمیشن کے وکیل جو امجد پرویز صاحب تھے, ان کے بھی دلائل جاری تھے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس معاملے کو کل ٹیک اپ کر لیں, آپ بتائیں کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ مجھے اس معاملے پہ اپنے دلائل دینے کے لیے تقریباً 3 گھنٹے کا وقت چاہیے, جس پر لطیف کوسا نے اعتراض کیا کہ اگر اس معاملے کو لنگر آن کرنا ہے, اس معاملے کو لٹکانا ہے, تو میرے سے بہتر اس میں کوئی بھی نہیں ہے, میں اس معاملے کو مہینے تک بھی لٹکا سکتا ہوں. اگر لٹکانے کی بات ہے تو مہینے تک لے کے جانا کوئی مشکل کام نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کرمنل کیس ہے, اس میں ٹرائل فوری کرنا چاہیے, اس میں فوری سن کے شارٹ پریسائز کرمنل کیس ہے, کوئی اتنا لمبا چوڑا معاملہ ہے نہیں کہ اس میں اتنے گھنٹے چل رہے ہیں. اس میں چیف جسٹس نے بھی کہا کہ لطیف کوسا صاحب نے 1.5 گھنٹے میں اپنے دلائل دیے, تو آپ بھی کوشش کریں کہ وہاں تک کہ اندر مطلب اتنے میں ہی اپنے دلائل کو ریپ اپ کریں. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ استدعا کی کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے, 3 گھنٹے مجھے تقریباً چاہیے, جس پر اب یہ معاملہ کل 11:30 تک جو ہے وہ ملتوی ہو چکا ہے. کل 11:30 امجد پرویز نے حکومت کے حوالے سے بھی کوئی دلائل دیے, ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو نوٹس جاری کیا جائے, ان کا اس حوالے سے کیا بولا؟ جی بالکل, الیکشن جو امجد پرویز صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جو ملزم ہے عمران خان, جب وہ ایک مجرم ہے, بیسیکلی ملزم بھی نہیں, مجرم ہو چکے ہیں, سزا یافتہ ہو چکے ہیں, تو وہ حکومت کی تحویل ہے. اٹک اس ٹائم جیل میں قید ہے, تو وہ حکومت کی ماتحت آتے ہیں, حکومت کی تحویل میں ہے, تو اس لیے اس پر حکومت کو بھی نوٹسز جاری کرنے چاہیے. یہ امجد پرویز صاحب نے اپنی استدعا کی کہ اس پر نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ حکومت کو بھی نوٹس, کیونکہ ابھی وہ اس ٹائم ان کی تحویل میں ہے. جی ناظرین, آپ نے ادریس سے ساری روزات سنی, اس میں چند جملوں کا میں اضافہ کر دیتا ہوں. ایک موقع پر ایک بڑا کہکا بھی لگا عدالت میں, کیونکہ امجد پرویز صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے لطیف کوسا صاحب کے حوالے سے بتایا کہ یہ میرے نکاح کے بھی وکیل ہیں, گواہ ہیں. اس پر عدالت میں ایک کہکا پڑا. لطیف کوسا صاحب کے حوالے سے ایک اور آپ کو واقعہ سنا دیتے ہیں. ڈاکٹر خالد راجہ صاحب ایک سینیٹر ہوا کرتے تھے, وزیر قانون تھے, بڑے ممتاز وکیل ہیں. انہوں نے سینیٹ میں سنایا کسی بات پر, دونوں لطیف کوسا صاحب اور راجہ صاحب دونوں سینیٹ میں تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ لطیف کوسا صاحب کسی کیس میں پیش ہوئے کسی ضلعی عدالت میں, اور دور دراز کا ضلع تھا. جج نے, جو ضلعی عدالت کے جج تھے, اس نے کوسا صاحب کے احترام میں کہا کہ جی اس کا ضمانت کا معاملہ تو میں ضمانت کنفرم کر دیتا ہوں. اور راجہ صاحب کے بقول کوسا صاحب نے کہا نہیں, میں تیاری کر کے آیا ہوں, میرے دلائل سنیں. اور پھر انہوں نے جج کے بار بار کہنے کے باوجود جب کوسا صاحب دلائل دینے پر مزید تھے, تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے دلائل دیں. پھر انہوں نے دلائل سنے اور راجہ صاحب نے بتایا کہ کوسا صاحب کے دلائل مکمل ہوئے, تو جج نے میرٹ پر جو اپیل تھی, ضمانت کی اپیل, وہ خارج کر دی. یہ تو خیر قصہ مختصر ہے, ایک ہلکا پھلکا سا قصہ ہے, لیکن آج کوسا صاحب نے جو, میں چونکہ لاء کا اسٹوڈنٹ بھی رہا اور لمبے عرصے سے عدالتیں کور بھی کی, جو انہوں نے گواہان کی لسٹ کے بارے میں اعتراض اٹھایا, پھر اس کے بعد جو واقعہ سنا دیا, انہوں نے خود ہی کیس عمران خان کا میرے خیال میں یہ خراب کر دیا ہے. کچھ اور لوگوں کی بھی یہی رائے ہے, لیکن عمران خان صاحب کا کل جو ہے وہ اب یہ معاملہ زیر سماعت آئے گا. لیکن اس میں ایک آپ کو اور بات بتا دیں, بلکہ ادریس سے یہ سوال پوچھتے ہیں, انہی نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی. ادریس وہ جو ایک تو آپ ابھی جو بات نقطہ اٹھانے لگے تھے, وہ دوسرا خواجہ حارث کا کیا اسٹیٹس ہے, یہ بتائیے. یہی میں نقطہ اٹھانے لگا تھا کہ اس کیس میں تھرو آؤٹ جب ٹرائل کورٹ میں یہ معاملہ تھا, خواجہ حارث صاحب ڈے بس سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ کیس کس نوعیت کا ہے, کیس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. انہوں نے آج وہ اس کیس سے بیک فٹ پہ چلے گئے. جہاں تک ان کی طرف سے ایک جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے یہ ڈسپلن پر,
कि उनको कुछ डिसिप्लिन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये थे कि जब भी वो रोस्टम पर जाते थे तो कोई 10-15 वकील जो है उनके पीछे आके खड़े हो जाते थे और कभी एक इधर से बोल रहा है, कभी वो उधर से बोल रहा है। और क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एक तरह से बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं और वो इस चीज़ पे थोड़ा माइंड करते हैं कि जब वो रोस्टम पर हो तो सब उनके साथ सिर्फ उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं सिर्फ वही होने चाहिए, जब झुमकटा ना हो। ये उस चीज़ पे उनका एक पुराना है कि वो अपने उस पे रहते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट की गई है कि माजी की जो 2 से 3 समातें हैं उसमें लतीफ़ खोसा साहब फ्रंट फुट पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए और वो भी तब जब इमरान खान को सजा हो चुकी है और मामला हाई कोर्ट में उनकी सजा के खिलाफ अपीलों का आया है, तो लतीफ़ खोसा फ्रंट फुट पे आना शुरू हुए। और जैसे ही इस केस कॉल होता था लतीफ़ खोसा साहब पहले उठ के चले जाते थे, अपने दलाइल शुरू करते थे और ख्वाजा हारिस साहब बैठते रहते थे। वो जब तक लतीफ़ खोसा साहब आधा घंटा पौना घंटा ले जाते थे, तो उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब आते थे, बात करते थे, तो मिली जुली बात वो एक ही निकलती थी। लेकिन इस चीज़ पे शायद कुछ एक चीज़ थी, एतराज़ात आए, अब उन्होंने अपने आप को बैकफुट कर लिया है। अभी तक वो केस से हटे नहीं है। अगर वो केस से हटते हैं तो वो प्रॉपर अदालत में जाएंगे और कहेंगे कि मैं अपने वकालतनामे वापस लेता हूँ क्योंकि मैं अब इस केस में वकील नहीं रहना चाहता। लेकिन आज ये सुबह जब हमारी चूंकि उनके बंदों से बात हुई तो ख्वाजा हारिस साहब के थ्रू, तो उनके मुताबिक उन्होंने बैकफुट कर लिया और वो आज ना तो हाई कोर्ट में आए ना सुप्रीम कोर्ट में इस केस से रिलेटेड पेश हुए। लतीफ़ खोसा साहब फ्रंट फुट में इन दोनों जगहों पे पेश होते रहे। लेकिन बैरिस्टर उमर साहब ने जब हमारे बात की तो उन्होंने दबे अल्फाजों में कुछ इस तरह कह दिया कि शायद वो नहीं अब इस केस को परस्यू करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इस केस से हटे नहीं, वो आज पेश नहीं हुए, लेकिन वो हमारे सुपीरियर हैं, हमारे लिए वो सीनियर हैं, हम उनसे इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की कि वो इस केस में आगे परस्यू करेंगे कि नहीं। हमने ये सवाल जरूर किया बैरिस्टर कोर्ट से कि वो आगे आएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा आज वो नहीं आए, नहीं आएंगे, आगे का भी देखते हैं। ये एक बड़ा पॉइंट नोट है। जी नाज़रीन, आपने सुना, लेकिन मेरी इत्तला यह है कि ख्वाजा हारिस साहब इस केस में किसी दिन भी किसी वक्त भी दलाइल नहीं देंगे। वो दलाइल नहीं देना चाहते। एक तो इशू वो है जो इदरीस ने बताया कि शेर अब्दुल मरवत, बैरिस्टर गौहर, सलमान सफदर और न जाने कौन कौन आकर खड़े हो जाते थे और वो सब भी अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश करते थे इमरान खान के सामने। एक तो इशू यह था। दूसरा इशू खोसा साहब के साथ उनकी प्रोफेशनल जालिसी का भी मामला है। एक जमाने में खोसा साहब की प्रोफेशनल जालिसी थी बाबर आवान के साथ, उससे पहले उनकी प्रोफेशनल जालिसी थी माफ कीजिएगा इत्तेज़ाज़ हसन साहब के साथ। लेकिन अब चूंकि ये सारे एक सफ़े पर हैं तो वो उनके साथ तो खत्म हो चुकी, लेकिन ख्वाजा हारिस के साथ जो प्रोफेशनल वकील और पीटीआई का हिस्सा नहीं है उनके साथ प्रोफेशनल जालिसी का मामला उनका चल रहा है। इसलिए मेरी इत्तला ये है कि ख्वाजा हारिस अब दलाइल नहीं देंगे, केस को कंडक्ट अब लतीफ़ खोसा साहब भी करेंगे। नाज़रीन, अब एक और मामले की जानिब चलते हैं। पिछले 3 रोज से हम आपको अपडेट कर रहे हैं ऐवान सदर के मामला पर। सदर के ट्वीट के बाद जो मामला शुरू हुआ, आज गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 48(5) के तहत खत लिखा था और उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने 58(1) के तहत प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर असेंबली तोड़ दी थी 9 अगस्त की रात 12 बजे से पहले। तो अब उनको जो है वो इलेक्शन की डेट के लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्वाइट किया था। गुज़िश्ता रोज हमने आपको राय से ये बताते हुए जरा इस जानिब इशारा किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जाएंगे। आज वही फैसला कर लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं गए और उन्होंने खत लिख दिया और उस खत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया जो सदर मुमलिकत को लिखा है कि हम आप हाजिर नहीं हो सकते, आप के साथ मुशावरत अब ज़रूरी नहीं है क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला खालिस्तन मैं ये समझता हूँ कि कानूनी फैसला नहीं है। जो आर्टिकल 48(5) है वो भी, और फिर उसको आइन के बहुत सारे आर्टिकल जो है वो उनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आर्टिकल 48(5) को आप आर्टिकल 224 और उसकी जेली दफात से मिलकर पढ़ेंगे और 58(1) की दफात के साथ भी मिलकर पढ़ेंगे। उसमें उनके मुताबिक आर्टिकल 48(5) के मुताबिक ये सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी है। आइन में ये तरमीम ज़ियाउल-हक लेकर आए थे जिसमें सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी शामिल थी कि सदर मुमलिकत जो है वो 8वीं तरमीम के जरिए ये मामला पहले आया था कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की तारीख देंगे, सदर मुमलिकत असेंबली तोड़ सकते हैं और सदर मुमलिकत ही नया निगरान वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करेंगे। 18वीं तरमीम ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से तो एक तरीक़ाकार, एक शेड्यूल तय कर दिया, लेकिन इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन में दिया गया सदर का वो इख्तियार जो है उसको वापस नहीं ले सकता। इसलिए
मेरी इतला ये है, मैंने हमारे सदर से पूछा, मेरी इतला ये है कि इलेक्शन कमीशन का खत मिलते ही सदर मुमलिकत उसका जायजा लेंगे, अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद सदर मुमलिकत एक और खत लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को। बुहरान नाज़रीन इस हवाले से गहरा होता चला जा रहा है और सदर मुमलिकत जब एक और खत लिखेंगे तो उन्हें पीपल्स पार्टी की भी हिमायत हासिल होगी 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए। अब देखते हैं इस पर क्या होता है नाज़रीन। अब चलते चलते एक खबर, ये आई ओपनिंग स्टोरी है। 70s में जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो पाकिस्तानी माशरा, उसमें तालीम की कमी थी, शऊर की कमी नहीं थी। सियासी शऊर भी था और माशरती शऊर भी था। माशरत की रवायात और अखलाकियात मौजूद थी। माशरत की रवायात और अखलाकियात और मोहल्लेदारों का एक दूसरे के साथ मेल जोल जो है वो फैमिली सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी का बायस बनता था। लेकिन अब बच्चों के हुकूक और बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज पर काम करने वाला एक अदारा है साहिल, उसकी रिपोर्ट मंदिर आप पर आ गई है। वो रिपोर्ट इस माशरे के मुंह पर एक तमाचा है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती समेत मुख्तलिफ जो जराइम है उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। नाज़रीन वो रिपोर्ट नया दौर अलग से शाये करेगा उस रिपोर्ट के मुदर्जात, लेकिन ये रिपोर्ट साहिल की ये रिपोर्ट उस पाकिस्तानी माशरे पर के मुंह पर एक तमाचा है जहाँ इल्ज़ाम लगाकर तौहीन रसालत के गड़ा वाला जैसे वाक़यात हो जाते हैं, जहाँ और मजहबी जुनूनियत के बायस बहुत सारे दीगर वाक़यात हो जाते हैं, वहाँ इस्लाम के बुनियादी उसूलों से इनहराफ, और वो भी इस किस्म का, ये इस माशरे के मुंह पर तमाचा है। माशरे को सोचना चाहिए। माशरा जब तक अपनी इस्लाह नहीं करेगा ये मामला ख़त्म नहीं होंगे और हमारे बच्चे और उनका मुस्तकबिल भी महफूज नहीं होगा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा।